नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। अहमदाबाद में हुआ भयावह विमान हादसा, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की हुई हादसे में मौत। पश्चिम एशिया में तेजी से उभर रहे हैं युद्ध के हालात, इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़े पैमाने पर किए हवाई हमले, इजराइल कार्रवाई का नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन हुआ लॉन्च, नेवा है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मकसद है भारत की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाना। आइए शुरू करें आज का बुलेटिन। एक गहरे शोक और संवेदना के साथ शुरू होता है। अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हम उन सभी मासूम जिंदगियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो इस त्रासदी में हमसे हमेशा के लिए दूर हो गईं। अहमदाबाद की सुबह हमेशा की तरह थी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट 242 उम्मीदों को साथ लेकर उड़ान भर रही थी, लेकिन ये उड़ान आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन जा रही थी, इसने अहमदाबाद से दोपहर 1:39 के आसपास उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद यह विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर स्थित IGP परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना भारत के विमानन इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक के तौर पर दर्ज हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर्स शामिल थे। यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का नागरिक शामिल था। विमान को कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे। इस त्रासदी ने न सिर्फ आम जनता को बल्कि राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस विमान में सवार थे और वो अब हमारे बीच नहीं है। पर अंधेरे में भी एक किरण बची मिली। सीट नंबर 11A पर बैठा एक यात्री जिसे जिंदगी ने दूसरी बार मौका दिया, वो बच गया और उसका इलाज जारी है। खबर लिखे जाने तक दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि मलबे की जांच की जाएगी, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसको एनालाइज किया जाएगा कि दुर्घटना की असली वजह क्या थी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई। इस बैठक में पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलने का फैसला हुआ है। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम अब राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि राजा भभूत सिंह कौन थे। दरअसल राजा भभूत सिंह 19वीं सदी के आदिवासी नायक थे। इनका जन्म पंचमढ़ी जागीर के मालिक ठाकुर अजीत सिंह जी के वंश में हर्राकोट रायखेड़ी शाखा के जागीरदार परिवार में हुआ था। राजा भभूत सिंह गोंड जनजाति के एक प्रभावशाली शासक थे। इनका राज्य जबलपुर और सतपुड़ा पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इनके दादा ठाकुर मोहन सिंह ने 1819-20 में नागपुर के पेशवा अप्पा साहेब भोसले के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। फिर 1857 की क्रांति के समय राजा भभूत सिंह ने सतपुड़ा के जंगलों और पहाड़ी रास्तों की गहरी समझ का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ कई गुरिल्ला हमले किए। वे महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के भी करीबी सहयोगी थे। उनकी युद्ध नीति इतनी प्रभावशाली थी कि 1860 तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए और उन्हें पकड़ने के लिए मद्रास इन्फेंट्री को तैनात करना पड़ा। उनकी इसी गुरिल्ला रणनीति के कारण उन्हें नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है। अंततः अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी दे दी और वे शहीद हो गए। आज भी उनकी वीरगाथा कोरकू आदिवासी लोक कथाओं में जीवित है। इधर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने एक नई वैश्विक गरीबी रेखा बनाई है। आइए समझते हैं कि वैश्विक गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा वो मौद्रिक सीमा यानी मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है जिसके नीचे व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं हो पाती। वर्ल्ड बैंक ने अब गरीबी रेखा को $2.15 पर डे से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया है। यानी जो $3 प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं वो गरीब की श्रेणी में आएंगे। यह 2021 की क्रय शक्ति समतुल्यता को बेस मानकर किया गया है। इसका उद्देश्य आज के वैश्विक मूल्य और जीवन यापन की लागत को बेहतर दर्शाना है। हालांकि आय वर्ग के अनुसार गरीबी रेखाएं अलग अलग हैं। निम्न मध्यम आय वाले देशों जैसे भारत के लिए यह $4.2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। वहीं उच्च मध्यम आय वाले देशों के लिए $8.3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। बहरहाल रिपोर्ट के अनुसार 2011 में 27.1% लोग अत्यधिक गरीबी में थे, जो 2022 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गए। ग्रामीण शहरी गरीबी में भी गिरावट देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 2011-12 में 18.4% थी,
वहीं 2022-23 में घटकर 2.8% रह गई। वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबी 2011-12 में 10.7% थी, जो 2022-23 में घटकर 1.1% रह गई है। सुखद बात यह है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 2005-6 में यह 53.8% थी, 2019 से 21 में यह 16.4% तक पहुंची और 2022-23 में यह 15.5% तक पहुंच चुकी है। देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 6 मानकों पर आधारित है। यह है आय, शैक्षणिक उपलब्धि, शिक्षा में नामांकन, पीने का पानी, स्वच्छता और बिजली। यह भी समझिए कि गरीबी में गिरावट लाने में केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की अहम भूमिका रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना। इन योजनाओं ने कलेक्टिवली आवास, ऊर्जा, वित्त और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गरीबों की स्थिति सुधारने में मदद की है, जिससे गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट संभव हुआ है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2 बड़े फैसले किए। पहला फैसला था CRR को 100 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया और दूसरा ये था कि रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटाया गया। आइए अब समझते हैं कि इन फैसलों से अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखिए, बैंक को अपनी कुल जमा राशि में से एक हिस्सा नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। इसे ही CRR कहते हैं। इस पैसे से बैंक न कर्ज दे सकते हैं, न निवेश कर सकते हैं और न ही इस पर उन्हें कोई ब्याज मिलता है। CRR घटने का मतलब है बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा जिसे वो आम लोगों को कर्ज देने में लगा सकते हैं। एक और जरूरी टर्म है, वो है SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा नकद, सोना या सरकारी बॉन्ड के रूप में अपने पास रखना होता है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि बैंक के पास हमेशा थोड़ी लिक्विडिटी बनी रहे। देखिए, आरबीआई के कुछ टूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। ये है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। ये आरबीआई की वो प्रक्रिया है जिसके जरिए वो बाजार में पैसा डालता है या फिर निकालता है। इसमें रेपो, रिवर्स रेपो, SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वो सरकार की गारंटी वाली बॉन्ड्स गिरवी रखकर आरबीआई से कर्ज लेते हैं। उस पर जो ब्याज देना होता है वही है रेपो रेट। रेपो रेट घटने का मतलब बैंक सस्ते में कर्ज ले सकेंगे और फिर सस्ते में आम लोगों को भी कर्ज दे सकेंगे। इसके अलावा बैंक रेट भी एक दर होती है। देखिए, बैंक रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई लंबी अवधि के लिए लोन देता है। वहीं SDF यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के तहत बैंक बिना किसी सिक्योरिटी के आरबीआई में पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अलावा MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो सुविधा है जब बैंकों को अचानक रातों रात पैसे की जरूरत हो तो वो इस सुविधा का उपयोग करते हैं। वहीं OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदता है या फिर बेचता है ताकि नकदी की मात्रा को नियंत्रित कर सके। कुल मिलाकर CRR और रेपो रेट में कटौती से बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा पैसा आएगा। इससे बैंक ज्यादा कर्ज दे पाएंगे और बाजार में नकदी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है। इधर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पहली एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी रिलीज की है। चलिए समझते हैं एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी क्या है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार या किसी संस्था के पास जो भी परफॉर्मिंग संपत्तियां हैं, परफॉर्मिंग एसेट हैं,
उन्हें एक तय समय के लिए निजी कंपनियों को सौंपना या फिर जो बेकार पड़ी यानी नॉन स्ट्रेटेजिक या अंडर परफॉर्मिंग संपत्तियां हैं उन्हें बेचना। इसका मकसद है कि आइडल यानी निष्क्रिय पूंजी का उपयोग करना और उस पैसे को फिर से ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाना जो ज्यादा फायदा या सुविधा दें। इसे करने की जरूरत क्यों है? देखिए, इसमें सरकार को पहले किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का मूल्य वापस मिलता है और निजी क्षेत्र की एफिशिएंसी का फायदा उठाकर एसेट परफॉर्मेंस बढ़ाई जाती है। विजय केलकर कमेटी ने सबसे पहले 2012 में इसे सुझाया था, जब सरकार के खर्च और राजकोषीय घाटे को बेहतर करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया था। संक्षेप में, एसेट मोनेटाइजेशन सरकार की संपत्तियों से कमाई का स्मार्ट तरीका है जिससे वह बिना नया कर्ज लिए नए प्रोजेक्ट्स पर निवेश कर सकती है। आइए अब समझते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी का मकसद क्या है। इसका मकसद है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट निवेश को बढ़ाना और जो हाईवे पहले से बने हुए हैं उनकी वैल्यू को पैसा बनाकर उपयोग करना। इस योजना के 3 मुख्य स्तंभ हैं। ये हैं संपत्तियों का अधिकतम मूल्य निकालना, पारदर्शिता बनाए रखना और मार्केट को विकसित करना। इस योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है टोल ऑपरेट ट्रांसफर टीओटी। इसमें निजी कंपनियां एक मुश्त रकम देकर हाईवे चलाने और टोल वसूलने का अधिकार लेती हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये म्यूचुअल फंड जैसा होता है जहां आम या संस्थागत निवेशक हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं और बदले में उन्हें टोल या किराए जैसी आमदनी मिलती है। और तीसरा है सिक्योरिटाइजेशन। इसमें एनएचएआई अपनी आय वाली संपत्तियों जैसे कि टोल कलेक्शन को इकट्ठा कर उन पर आधारित बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज बनाता है जिन्हें बेचकर पैसा जुटाया जाता है। यह सभी मॉडल सरकार को बिना नया लोन लिए पैसा जुटाने और सड़कों को प्राइवेट सेक्टर के जरिए अच्छे से चलाने में मदद करते हैं। केंद्र सरकार ने 9 जून को केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लॉन्च किया है। खास बात यह है कि यह लॉन्च पुदुचेरी विधानसभा के लिए होगा। देखिए, नेवा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद भारत की सभी विधानसभाओं को पेपरलेस यानी कागज रहित बनाना है और विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित करना है। इसे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विकसित किया गया है ताकि सभी 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं को एक ही मंच पर लाया जा सके। यानी कह सकते हैं कि यह ऐप एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन की सोच के साथ लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि अब तक 28 राज्य विधानसभाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 18 विधानसभाएं पूरी तरह से डिजिटल भी हो चुकी हैं। नेवा में सभी सदस्यों को मोबाइल या टैबलेट से सदन की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कार्य सूचियां, प्रश्नकाल, दस्तावेज और आदान प्रदान, वो सभी एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में उपलब्ध हो जाते हैं। इसके तहत सरकारी विभागों को चलाने में मदद मिलती है और इस प्लेटफॉर्म को मेघराज नेशनल क्लाउड की मदद से बनाया गया है जिससे यह सुरक्षित, विश्वसनीय और आपदा रोधी भी है। सबसे खास बात है कि नेवा एआई बेस्ड रियल टाइम ट्रांसलेशन सुविधा के साथ आता है। भाषिनी, मेती और कंपनी साझेदारी से यह परियोजना भाषाई विविधता को समर्पित है ताकि सभी भाषी विधायकों को सहज रूप में सहयोग मिल जाए। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इकोनॉमिक रिलेशंस सचिव ने 2 अहम प्रस्ताव दिए हैं। पहला है IMEC फंड बनाया जाए ताकि IMEC प्रोजेक्ट के लिए पैसा सुनिश्चित हो सके। दूसरा, IMEC सेक्रेटेरिएट बनाया जाए ताकि पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन हो सके। आइए समझते हैं आखिर IMEC प्रोजेक्ट क्या है।
आईएमईसी यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक मल्टी मॉडल आर्थिक गलियारा है। मतलब इसमें रेल, सड़क, पोर्ट और ऊर्जा नेटवर्क सब कुछ एक साथ जुड़ेंगे। इसको शुरू करने के लिए G20 लीडर्स समिट में एक समझौता साइन हुआ था। आपको बता दें कि G20 लीडर्स समिट नई दिल्ली में 2023 में हुआ था। इस प्रोजेक्ट में भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। आइए समझते हैं आईएमईसी कैसे काम करेगा। देखिए, आईएमईसी में दो मुख्य कॉरिडोर होंगे। पहला होगा ईस्ट कॉरिडोर जो भारत को अरब खाड़ी से जोड़ेगा, और दूसरा नॉर्थ कॉरिडोर जो अरब खाड़ी से यूरोप तक का रास्ता तय करेगा। यह गलियारा भारत से लेकर यूरोप तक माल और ऊर्जा पहुंचाने का एक नया और तेज रास्ता बनेगा। आईएमईसी भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी परियोजना है। ध्यान दीजिए कि दुनिया में कई समुद्री रास्ते मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कहलाते हैं, जैसे जिब्राल्टर, मलक्का, पनामा नहर और रेड सी। दरअसल मैरीटाइम चोक पॉइंट्स वे सकरे और रणनीतिक समुद्री रास्ते होते हैं जो दो बड़े जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं और वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन रास्तों पर बहुत अधिक ट्रैफिक होता है, जिससे ये रास्ते खतरों, भू राजनीतिक तनावों और समुद्री लूट के प्रति संवेदनशील बन जाते हैं। भारतीय महासागर क्षेत्र में भी दो प्रमुख मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं। पहला है मलक्का स्ट्रेट। यह मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर को भारतीय महासागर से जोड़ता है। दूसरा है हॉर्मुज स्ट्रेट। यह फारस की खाड़ी को भारतीय महासागर से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है और दुनिया की तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इन रास्तों की सुरक्षा दुनिया भर में व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे मैरीटाइम चोक पॉइंट्स वाले रास्तों पर निर्भर रहना भारत के लिए जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक संकटों ने साफ कर दिया है कि इन रास्तों पर भरोसा करना आपूर्ति श्रृंखलाओं को कमजोर कर सकता है। इसलिए आईएमईसी एक वैकल्पिक और सुरक्षित रास्ता बनकर उभर रहा है जो भारत के व्यापार और रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत के लिए आईएमईसी आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी है। देखिए, भारत का लक्ष्य है 2047 तक $30 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचना। इसके लिए दुनिया से मजबूत कनेक्टिविटी जरूरी है और यह कनेक्टिविटी आईएमईसी प्रोवाइड कराता है। आईएमईसी से भारत से यूरोप तक सामान भेजने में समय में 40% और खर्च में 30% तक की बचत होगी। खास बात यह है कि आईएमईसी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क भी सपोर्ट करता है। इसमें ऊर्जा ग्रिड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स जैसी संरचनाएं भी जुड़ी होंगी। कुल मिलाकर आईएमईसी सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये भारत के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक मोर्चे पर क्रांतिकारी कदम है। यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी बना देगा। हाल ही में बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। आइए समझते हैं बिरसा मुंडा क्यों महान थे। बिरसा मुंडा भारत के आदिवासी इतिहास के वो महान नायक हैं जिनका नाम आज भी जनजातीय चेतना और संघर्ष की मिसाल माना जाता है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से थे। बचपन में ही उन्होंने देखा कि किस तरह अंग्रेज शासकों और जमींदारों ने आदिवासियों की जमीनें छीनी, उन्हें बेगार में झोंका और उनके जीवन पर कब्जा कर लिया। बिरसा को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हुए उन्होंने अनुभव किया कि ईसाई धर्म प्रचार के जरिए आदिवासियों की संस्कृति और आत्मा को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा तो ली, लेकिन अपने समाज की जड़ों से कभी अलग नहीं हुए। धीरे धीरे वे एक आध्यात्मिक नेता और सामाजिक सुधारक बन गए। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट किया, उन्हें शराब, अंधविश्वास और आपसी झगड़ों से दूर रहने को कहा और अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का आह्वान किया। इसके अलावा बिरसा मुंडा ने देखा कि ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को जबरन धर्मांतरण करने पर मजबूर किया जा रहा है। चर्च की नीतियों से आदिवासियों की संस्कृति और विश्वास खतरे में था। बिरसा मुंडा ने इसका विरोध किया। 1895 के आसपास बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का अवतार घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक रूप से शोषित आदिवासियों में आत्मगौरव, एकता और चेतना जगाना था। आगे चलकर लाखों आदिवासियों ने बिरसा मुंडा को भगवान मान लिया। उन्होंने अपना अलग धर्म और पहचान विकसित किया जिसे बिरसाइत कहा गया। यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन बन गया जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। फिर 1899 के आसपास उन्होंने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जिसे उलगुलान यानी महाविद्रोह कहा गया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आक्रोश को देखते हुए 1899 में अंग्रेजों ने उन पर कई हमले किए और अंततः 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रांची जेल में बंदी बनाए गए बिरसा मुंडा की रहस्यमयी परिस्थिति में 9 जून 1900 को मौत हो गई। वे उस समय मात्र 25 वर्ष के थे। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा आज भी करोड़ों आदिवासियों के लिए स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक हैं।
भारत सरकार ने उनकी स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। उनके नाम पर कई विश्वविद्यालय, संस्थान और हवाई अड्डे बनाए गए हैं। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक आंदोलन थे। इन्होंने ये साबित किया कि चाहे कोई कितना भी शोषित क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मबल और संगठन की शक्ति है तो वो इतिहास को बदल सकता है। वे आज भी धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से आदर और गर्व के साथ याद किए जाते हैं। आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में बताया कि भारत में ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में लगाए गए कुल निवेश में लगभग 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन नेट एफडीआई सिर्फ $0.4 बिलियन रह गया है। वहीं एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी घटकर $1.7 बिलियन रह गया है। देखिए, जब कोई विदेशी व्यक्ति या कंपनी भारत की किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदती है या अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगाती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, तकनीक, ज्ञान और मैनेजमेंट का अनुभव भी भारत में आता है। साथ ही विदेशी कंपनियां बिजनेस का कंट्रोल भी लेती हैं, लेकिन अगर निवेश 10% से कम हो और शेयर बाजार में हो तो वो एफपीआई कहलाता है। ध्यान दीजिए कि वर्ष 2024-25 में भारत को कुल $81 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई प्राप्त हुआ, जो निवेशकों के भारत में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। इस निवेश के प्रमुख स्रोत देशों में सिंगापुर सबसे आगे रहा, उसके बाद मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड्स आदि का स्थान रहा। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु वे 5 राज्य रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित किया है। इन राज्यों ने बेहतर बुनियादी ढांचे, स्पष्ट औद्योगिक नीतियों और निवेशक अनुकूल वातावरण के जरिए एफडीआई को बढ़ावा दिया है। यह भी समझिए कि भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के पीछे कई मजबूत वजहें हैं। सबसे पहली वजह है भारत की निवेश प्रोत्साहित नीतियां, जहां ज्यादातर क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, यानी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही जीएसटी और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जैसे बड़े संरचनात्मक सुधारों ने भारत को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया है। इसके अलावा उद्योगों में भी काफी आकर्षण देखा गया है। सर्विसेज सेक्टर जैसे फाइनेंस, आईटी, कंसल्टेंसी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेशक लगातार रुचि दिखा रहे हैं। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम्स शुरू की हैं, जिससे भारत में उत्पादन आधारित निवेश को तेजी मिली है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। कई राज्यों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पष्ट औद्योगिक नीतियां और अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार किया, जिससे पूरे देश में एफडीआई बढ़ाने की जमीन तैयार हुई है। आइए ये भी समझते हैं कि ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई में अंतर क्या है। देखिए, ग्रॉस एफडीआई का मतलब होता है विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में लगाए गए कुल पैसे की मात्रा, यानी जितना निवेश भारत में सीधे तौर पर आता है। वहीं नेट एफडीआई वो होता है जो ग्रॉस एफडीआई में से वो पैसा घटाने पर बचता है जिसे विदेशी कंपनियां मुनाफा कमाकर वापस अपने देश ले जाती हैं, या फिर जो पैसा भारत की कंपनियां विदेशों में निवेश के लिए भेजती हैं। यानी नेट एफडीआई इज इक्वल टू ग्रॉस एफडीआई माइनस रिपाट्रिएशन प्लस आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। रिपाट्रिएशन का मतलब क्या है? रिपाट्रिएशन का मतलब है किसी विदेशी निवेशक द्वारा भारत से अपना निवेशित पैसा वापस अपने देश भेजना। यह तब होता है जब कंपनी लाभ कमाकर अपने फंड्स निकालती है या फिर निवेश से बाहर निकलती है। नेट एफडीआई असल में यह दिखाता है कि विदेशी निवेश से भारत को कितना शुद्ध फायदा हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत की एफडीआई पॉलिसी अब वैश्विक निवेशकों के लिए और ज्यादा खुली और भरोसेमंद बन चुकी है। हालांकि 2024-25 में थोड़ी गिरावट आई है, पर यह बाजार की परिपक्वता का संकेत है, जिससे आने वाले समय में और बेहतर स्थायी निवेश की उम्मीद की जा सकती है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे।
यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026 आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में क्रॉपिक चर्चा में आया है। क्रॉपिक का फुल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। ये क्रॉपिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत एक नई पहल है, इनिशिएटिव है। यह भारतीय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस प्रोजेक्ट में फसलों की फील्ड फोटोज ली जाएंगी और AI टेक्नोलॉजी की मदद से फसल की सेहत और संभावित नुकसान का आकलन किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत खरीफ 2025 और रबी 2025-26 से होगी। आइए समझते हैं क्रॉपिक कैसे काम करेगा और ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले क्रॉपिक मोबाइल ऐप से किसान और अधिकारी पूरे सीजन में 4 से 5 बार खेत की फोटोज क्लिक करेंगे। फिर ये फोटोज एक AI क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड होंगी, जहां कंप्यूटर विजन से क्रॉप हेल्थ, डैमेज एक्सटेंट जैसी जानकारियां निकाली जाएंगी। क्रॉपिक किसानों और अधिकारियों द्वारा ली गई फोटोज के जरिए फसल की ताजा स्थिति, किस्म, विकास का चरण और संभावित नुकसान को तुरंत दर्ज करेगा। इसके बाद एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड से सरकार और बीमा एजेंसियां इसे देखकर मॉनिटर कर सकेंगी। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ गई हो तो क्रॉपिक ऐप से फोटोज लेकर नुकसान का मूल्यांकन किया जा सकेगा, यानी AI द्वारा क्रॉप लॉस की पहचान की जाएगी। ये डेटा बीमा क्लेम में सबूत की तरह भी इस्तेमाल हो सकेगा। एक खास बात यह भी है कि यह योजना सीधे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी है। इस कारण यह ऐप बीमा दावों की ऑटोमेटिक जांच करेगा, क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी लाएगा ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इसका सबसे बड़ा मकसद है फसल का डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करना। इस ऐप से देश भर की फसलों का AI डेटाबेस तैयार होगा। इस ऐप से बीमा भुगतान की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी क्लेम वगैरह के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह डिजिटल फोटो एनालिसिस से फैसला लिया जाएगा। इससे कृषि में पारदर्शिता आएगी और किसानों को नुकसान की भरपाई तुरंत हो सकेगी। अब इस प्रोजेक्ट की समय सीमा जान लेते हैं। देखिए, जून 2025 से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट पायलट स्तर पर 50 जिलों में शुरू होगा, जहां हर जिले में 3 मुख्य फसलें चुनी जाएंगी। 2026 से यह पूरे देश में रोल आउट करने का लक्ष्य है। एक और सवाल, इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा? इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 825 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका खर्च PMFBY के अंतर्गत आने वाले फिएट फंड से होगा। फिएट यानी फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसी फंड से क्रॉपिक जैसे डिजिटल इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर क्रॉपिक सिर्फ एक ऐप या डेटा कलेक्शन टूल नहीं होगा, बल्कि भारत की कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता, तकनीक और फार्मर सेंट्रिक सोच का अगला पड़ाव है। यह भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की एक अहम कड़ी है। इससे भारत AI और डेटा एनालिटिक्स आधारित कृषि राष्ट्र बनने की दिशा में काम करेगा। दोस्तों, पश्चिम एशिया में तेजी से युद्ध के हालात उभर रहे हैं। हाल ही में इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसमें ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों ने हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने अपने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र, बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों और कई प्रमुख वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। इसमें जनरल हुसैन सलामी और जनरल मोहम्मद बाघेरी जैसे शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए। इजराइल ने इस कार्रवाई को तेहरान द्वारा उसके दूतावास पर किए गए ड्रोन हमले का जवाब बताया है। जवाब में ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन छोड़कर पलटवार किया, जिससे पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका और गहरा गई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ जरूरी कदम बताया और कहा कि ईरान के पास अब 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर इसे न रोका गया तो कुछ महीनों में ईरान के पास असली हथियार होंगे, जो इजराइल के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकते हैं। इतिहास की ओर इशारा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि जैसे 80 साल पहले यहूदी समुदाय पर नाजी जर्मनी ने अत्याचार किए थे, आज वही स्थिति ईरान के कारण बन रही है। इसलिए इजराइल कभी किसी ऐसे देश को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा जो उसके अस्तित्व को चुनौती देता है। अमेरिका ने इस हमले से खुद को पूरी तरह से अलग बताया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यह इजराइल की स्वतंत्र सैन्य कार्रवाई थी और अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका की प्राथमिकता सिर्फ अपने जवानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा है और उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि किसी भी अमेरिकी लक्ष्य को नुकसान न पहुंचाया जाए। इस ऑपरेशन का वैश्विक असर अब सामने आने लगा है। यूएस ईरान के बीच जो न्यूक्लियर वार्ता ओमान में प्रस्तावित थी, उस पर अब संकट मंडरा रहा है। दुनिया भर में इस हमले की वजह से तनाव बढ़ा है। यूके, यूरोपियन यूनियन, भारत, चीन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
इस घटनाक्रम ने तेल की कीमतों को हिला दिया है और वैश्विक शेयर बाजारों में भारी अस्थिरता देखने को मिली है। इस पूरे ऑपरेशन से साफ है कि ईरान इजराइल तनाव अब सिर्फ आरोपों और चेतावनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सैन्य टकराव में बदल गया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलूर तालुक के उडमपट्टी गांव में हाल ही में एक 800 साल पुराना शिव मंदिर और 2 अभिलेख मिले हैं। यह खास बात है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये पांड्य वंश के लेटर पांड्य पीरियड से जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कि ये पांड्य वंश कौन थे। देखिए, पांड्य वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन तमिल राजवंश था जिसकी शुरुआत संगम युग में हुई थी। यह वंश 3 प्रमुख तमिल राजवंशों में से एक था, बाकी 2 थे चोल और चेर। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता था 3 क्राउन किंग्स ऑफ तमिलकम। आपको बता दें कि शुरुआती पांड्य शासक 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दक्षिण भारत के हिस्सों पर राज कर रहे थे और इनकी प्रारंभिक राजधानी पहले कोरकई थी, बाद में मदुरई बन गई। कालभ्रों के आक्रमण के बाद यह वंश कुछ समय के लिए गुमनाम हो गया, लेकिन 6वीं शताब्दी में कंडुगोन नामक राजा ने इसे दोबारा स्थापित किया। हालांकि 9वीं सदी में चोल साम्राज्य के उभार के चलते पांड्य फिर कमजोर हुए, लेकिन उन्होंने 13वीं सदी में दोबारा ताकत पाई। मारवर्मन सुंदर पांड्य और जटावर्मन सुंदर पांड्य जैसे महान शासकों के समय यह वंश अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। इस समय उन्होंने श्रीलंका तक विजय प्राप्त की और व्यापार के जरिए दक्षिण एशिया के कई समुद्री देशों से संबंध बनाए। चलिए पांड्य वंश के धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की भी बात करते हैं। पांड्य राजाओं ने मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और तिरुनेलवेली में नेल्लैपर मंदिर जैसे भव्य मंदिर बनवाए। इनके काल में शैव, वैष्णव और जैन धर्म फले फूले। संगम साहित्य, जो तमिल भाषा का गौरव है, इन्हीं के संरक्षण में पनपा। यहां तक कि कई पांड्य राजा खुद भी कवि थे। कला, संगीत, नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कृषि नहर प्रणाली में भी इस वंश का बड़ा योगदान था। पांड्य वंश का अंत 14वीं सदी में हुआ। 1335 में मदुरै सल्तनत ने उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने तेनकासी से शासन जारी रखा। बाद में विजयनगर साम्राज्य के नायक शासकों ने मदुरै को अपने अधीन कर लिया और 1529 में नायक वंश की शुरुआत हुई। चलिए अब हाल ही में मिले शिव मंदिर और अभिलेखों की बात करते हैं। ये मंदिर और शिलालेख 1217 से 1218 ईस्वी के बीच माने जा रहे हैं, यानी लगभग 800 साल पुराने। यह समय मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम का था, जिन्होंने 1216 ईस्वी में पांड्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली थी। बहरहाल अभिलेखों से पता चलता है कि मंदिर को तेन्नवर्नीश्वरम कहा गया है। आपको बता दें कि तेन्नवन शब्द पांड्य राजाओं के लिए उपाधि के रूप में प्रयोग होता था, इसलिए पता चलता है कि इस मंदिर का संबंध पांड्य वंश से है। इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि उडमपट्टी का प्राचीन नाम अत्तूर था, यानी यह एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि वर्तमान गांव का नाम पहले कुछ और था। दूसरा अभिलेख एक सेल डीड है, यानी बिक्री का दस्तावेज। इसमें बताया गया है कि एक जलाशय जिसका नाम नगनकुड़ी था, उसे 64 कासू यानी पुराने सिक्के में बेचा गया था। यह एक तरह का प्राचीन रजिस्ट्री पेपर जैसा है। इस खोज से हमें पांड्य वंश के शासनकाल की जानकारी मिलती है, मंदिर की ऐतिहासिकता का प्रमाण मिलता है और यह भी पता चलता है कि उस समय जल संसाधनों का लेन देन भी दस्तावेजों के जरिए होता था। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि 30x30 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर साल 15.8 अरब डॉलर लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत है। आपको बता दें कि यह राशि दुनिया के कुल रक्षा बजट का केवल 0.5% है। आइए समझते हैं कि क्या है 30-30 टारगेट। यह लक्ष्य है
कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF का इसे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान अपनाया गया था। इस फ्रेमवर्क में 2050 तक के लिए 4 बड़े उद्देश्य और 2030 तक के लिए 23 तात्कालिक कार्य लक्ष्य यानी एक्शन ओरिएंटेड टारगेट्स तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों में प्रजातियों को बचाना शामिल है। इसमें 2050 तक सभी प्रजातियों के विलुप्तीकरण के खतरे को 10 गुना तक घटाने की बात कही गई है। इसमें रासायनिक खतरों को कम करने की बात की गई है। इसके तहत कीटनाशकों का उपयोग 50% तक घटाना, खाद और पोषक तत्वों की बर्बादी 50% तक घटाना शामिल है। इसके अलावा KMGBF में विदेशी हानिकारक प्रजातियों के फैलाव को 50% तक कम करना शामिल है। KMGBF फूड वेस्ट को आधा करना और ओवर कंजम्पशन को कम करने की भी बात करता है। हालांकि KMGBF में सबसे अहम लक्ष्य 30-30 का है। यह लक्ष्य कहता है कि 2030 तक दुनिया की 30% भूमि, पानी और समुद्रों की रक्षा यानी कंजर्वेशन करनी होगी। इसका मकसद जैव विविधता की रक्षा करना, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना और मानव जीवन के लिए जरूरी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है। कुल मिलाकर 30-30 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह धरती के भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है। समुद्रों की रक्षा के बिना न तो प्राकृतिक जीवन बचेगा, न ही मानव सभ्यता सुरक्षित रहेगी। 15.8 अरब डॉलर सालाना खर्च करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए समुद्रों को बचा सकते हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम किसके सम्मान में बदला गया है? तात्या टोपे, ठाकुर मोहन सिंह, राजा भभूत सिंह या फिर अप्पा साहेब भोसले? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रेखा को 2.15 डॉलर प्रतिदिन से घटाकर 1.9 डॉलर प्रतिदिन कर दिया है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक केवल आय और शिक्षा पर आधारित है। 2022-23 में भारत में ग्रामीण अत्यधिक गरीबी 2.8% रह गई है। निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा 3 डॉलर प्रतिदिन है। हाल ही में RBI द्वारा CRR और रेपो रेट में की गई कटौती का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है? बाजार में नकदी घटेगी और कर्ज महंगे होंगे। बैंकों के पास कम पैसा होगा जिससे कर्ज देने की क्षमता घटेगी। RBI से लोन लेना महंगा हो जाएगा या फिर बैंक ज्यादा कर्ज दे सकेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। अगला सवाल है, NHAI की एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी को लागू करने के लिए इनमें से कौन से 3 मॉडल अपनाए गए हैं? BOT, EPC, PPP, FDI, IPO, SLR, GST, TDS, CSR या फिर TOT, इनवाइट्स और सिक्योरिटाइजेशन? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा की कौन सी विशेषता इसे भारत की विधानसभाओं के लिए विशेष बनाती है? यह केवल राज्यपालों के लिए डिजाइन किया गया एक पोर्टल है। यह संसद की कार्यवाही को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाता है। यह एक AI आधारित ऐप है जो विधानसभाओं को पेपरलेस और भाषाई रूप से सुलभ बनाता है, या फिर यह केवल लोकसभा और राज्यसभा के बीच दस्तावेज साझा करने के लिए बना है? अगला प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता बनाना, भारत से यूरोप तक एक वैकल्पिक, सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी स्थापित करना, केवल डिजिटल नेटवर्क को बढ़ावा देना, केवल फारस की खाड़ी में नौसैनिक अड्डे बनाना? अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया बिरसाइत आंदोलन किस मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए था? ब्रिटिश शासन के समर्थन से आदिवासी समाज को शिक्षित करना, आदिवासियों को हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करना, आदिवासी समाज में सामाजिक सांस्कृतिक चेतना जगाना और जबरन धर्मांतरण का विरोध करना, आदिवासियों को ब्रिटिश सेना में भर्ती के लिए तैयार करना? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रॉपिक परियोजना के बारे में गलत है? क्रॉपिक का उद्देश्य खेतों की तस्वीरों से फसल स्वास्थ्य का AI द्वारा आकलन करना है। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के अंतर्गत चलाई जा रही है। यह बीमा दावों के लिए फोटो आधारित ऑटोमेटिक सत्यापन प्रणाली को विकसित करेगी। परियोजना का फंड FIAT यानी फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी से आएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अगले शनिवार को फिर रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट खबरों के साथ। पिछले बुलेटिन में जो सवाल पूछे गए हैं वो अब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। अगर आप इस बुलेटिन की PDF चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF आपको उपलब्ध हो सकेगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।
है।